जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे पादप उत्तक। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जंतु उत्तक पढ़ चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसका लिंक है और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं, टाइम बर्बाद न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र ए और बी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले दृढ़ को, स्क्लेरेकाइमा को दर्शाते हैं, फिर भी उनकी संरचना अलग अलग क्यों है। तो ये जो दिया हुआ है ये ए और बी, तो इसकी संरचना क्यों अलग अलग है। तो ऑप्शन ए में दिया है कि ए अनुदैर्ध्य काट और बी तिर्यक काट, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि ए अनुदैर्ध्य काट और बी अनुप्रस्थ काट, और डी ऑप्शन है कि अनुप्रस्थ काट और बी हो अनुदैर्ध्य काट। तो इसका आंसर डी होगा। जो ए है वह अनुप्रस्थ काट से काटा गया है और अनुदैर्ध्य काट से काटा गया है बी। ठीक है, तो इसी के चलते यह ऐसा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट दे रहा है कि पुराने जाइलम में किस प्रकार के अवशिष्ट उत्पादकों को ग्रहण करने किया जाता है। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अवशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेजिन और गोंद। ठीक, आगे देखेंगे। 155 क्वेश्चन है कि पादपों में अवशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। दिया है कि पादपों में अवशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए डी डी होगा। कुछ पौधों में अवशिष्ट उत्पाद राल रेजिन के रूप में संचित होता है। दिया हुआ है 156 की कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। कुछ घंटे बाद वह टहनी काट दी जाती है, तो यह कैसा दिखेगी। रंगीन उत्तक कहा जाता है। चित्र ए की तरह, चित्र बी सी की तरह, चित्र डी की तरह, चित्र बी की तरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए होगा, ए की तरह दिखाई देगा, तो इसका आंसर ए होगा। आगे 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 चलते हैं। 157 है कि पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। तो केवल बीज और विभाजक तक, केवल जड़ों और बीजों तक, केवल जड़ों और फलों तक, जड़ों बीजों फलों और विभाजक तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 157 का डी होगा। डी मतलब बी, केवल बी जड़ों तक। ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम के माध्यम से पौधों में किन भागों तक पहुंचाया जाता है। तो इसका आंसर डी होगा। आंसर बस बी होगा कि केवल जड़ों और बीजों तक है। देखिए, जाइलम और फ्लोएम जो होता है अस्थाई, जो होता है अस्थाई उत्तक होता है। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, तो यह कह रहा है कि जैसे जाइलम क्या करता है, जाइलम का काम क्या है। तो जाइलम का काम है जड़ से जल या खनिज पदार्थ को उस पूरे पत्ती में पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है पत्तियों से, जो पत्तियों में क्लोरोफिल के कारण भोजन बनता है, तो वो पूरे टहनियों में से लेकर के जड़ तक पहुंचाना कार्य होता है। तो यह एक अस्थाई उत्तक होते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो इन दोनों का कार्य समझ लिए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है 158 की कौन सी आकृति फ्लोएम में पौधों की गति सही निरूपण करती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि फ्लोएम में भोजन की गति की निरूपण सही करती है कौन सा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 158 का आंसर हो जाएगा बी। बी मतलब कि सी वाला जो है, ये सी, ए बी सी, ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 159 है कि इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनीय उत्तक भाग नहीं होती है, उत्तक का भाग नहीं होती है। क्लोरोकाइमा, संवाहिका, वाहिका, पेरेन्काइमा। तो इसका आंसर हो जाएगा 159 का, ये होगा क्लोरेन्काइमा होता है, क्लोरेन्काइमा। आगे 160 है कि फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है कि फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपभोग एटीपी द्वारा होता है। ऑप्शन बी है कि आरंभ में ऊर्जा का प्रयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है। ऑप्शन सी है कि फ्लोएम में परिवहन में जीडीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। सुक्रोज के कारण पराशर दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी है कि फ्लोएम में परिवहन में जीडीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। 161 है कि निम्नलिखित में से क्या जाइलम वाहिकाओं के जलरोधी बनाता है। सेलुलोज, क्यूटीन, सुबेरिन, लिग्निन। तो 161 का आंसर हो जाएगा डी, लिग्निन जो होता है। लिग्निन जाइलम वाहिकाओं के जलरोधी बनाता है। 162 है कि पौधे अपने अवशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं।
तो 162 का आंसर हो जाएगा डी, पत्तियों, रसधानी और पुराने जाइलम में। आगे हम लोग देखेंगे 163 की फ्लोएम पौधे का संबंधी उत्तक होता है जो का परिवहन करता है, मैंने किसका इसमें से परिवहन करता है फ्लोएम। तो वो जी देखिए, ए ऑप्शन दिया हुआ है जल, बी ऑप्शन गैस, ऑक्सीजन और पोषक तत्व। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी होगा, पोषक तत्व। फ्लोएम जो होता है जो पत्तियों से भोजन प्राप्त करता है, तो पूरे टहनी में, पूरे उसके बॉडी में ले जाता है फ्लोएम, और जो जाइलम होता है वह जल को पूरे इसके टहनी से लेकर के सब में ले जाता है। तो ये याद रहे, जाइलम नीचे होता है और फ्लोएम ऊपर से आता है खाना भोजन के रूप में। ठीक, चलिए दिया हुआ है 164 के निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उसका अस्तित्व को संभव बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर, संवहनी उत्तक। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है। जटिल पादपों, अस्थायी उत्तक बोल रहा है, जिसके स्थलीय वातावरण में उसके अस्तित्व को संभव करता है। तो संवहनी उत्तक, जो जाइलम और फ्लोएम है उनको संवहनी उत्तक के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे 165 है, सामान्यतः प्राणी की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसका मुख्य कारण निम्नलिखित है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन मतलब ये चार्ट है, दिया हुआ है कि उत्तकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति, गतिशीलता की अनुपस्थिति, पादप और भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं और श्वसन के दौरान पादप O2 मुक्त करता है। तो इसका ऑप्शन 165 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो बी है, ए और बी दोनों मुख्य कारण है जो दिया है कि समान प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किस कारण से, तो उत्तकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाएं की उपस्थिति होती है और गतिशीलता की अनुपस्थिति होने के कारण यह जंतुओं से तुलना में कम ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता होती है। 166 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। दिया हुआ 166 के निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। राल, साइट्रिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉर्फिन। तो इसका हो जाएगा ए, राल होता है। आगे 167 की पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर इसमें से संचित होता है, हमारा कौन सा, तो पुराने फ्लोएम, पुराने बलकूट, पुराने मज्जा और पुराने जाइलम। रेजिन और गोंद विशेषकर किसमें संचित होता है, तो 167 का आंसर हो जाएगा डी, पुराने जाइलम में। आगे हम लोग देखेंगे 168 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम से संबंध सही है। फ्लोएम से संबंध सही है। फ्लोएम की सभी कोशिकाएं में छिद्रित दीवारें होती हैं। फ्लोएम में चलनी नलिकाएं मृत कोशिकाओं से बनी होती है। फ्लोएम का परिवहन एक दिशीय होती है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी होगा। अभी हम बताए थे कि फ्लोएम जो पत्तियों से भोजन प्राप्त करता है वो पूरे शरीर अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और जल और खनिज जो होता है, जाइलम जो होता है, जल और खनिज को पूरे टहनियों से लेकर के पत्तियों तक पहुंचाने में कार्य करता है जल को फ्लोएम। तो जो जाइलम और फ्लोएम जो होता है पत्तियों से, जो सूर्य के प्रकाश से पत्ती में क्लोरोफिल के कारण जो भी भोजन बनता है वह पूरे अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। 169 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों पे पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। 169 का आंसर हो जाएगा डी, फ्लोएम जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। आगे चलनी पुट्टिकाएं सिल प्लेट्स में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, फ्लोएम नली कोशिकाएं, फ्लोएम सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइम कोशिकाएं। तो 170 का आंसर ई हो जाएगा, फ्लोएम नली कोशिकाएं होती हैं। 171 है कि पादपों में अवशिष्ट उत्पादों के संग्रह हेतु उनमें से किस स्थान यानी साइट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है रक्षक कोशिकाएं, बी ऑप्शन है कि वास्तविक और उल्टा, और सी फ्लोएम और फाइबर, और डी दिया हुआ मूल रोम। तो इसका आंसर बी होगा, वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नांकित आरेखों में नीचे नीले तीर जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं और लाल तीर फ्लोएम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं। कौन सा आरेख पौधे के तने से परिवहन की सही दिशा में निरूपित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 172 का, बी होगा, बी। ठीक है, जो यह हवाला है ये वाला, ये सिर्फ बी होगा।
आगे देखेंगे 173 की जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। जाइलम जो होता है इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। जाइलम मृदुदल, जाइलम वाहिनिकाएं और जाइलम जंतु और जाइलम वाहिकाएं। तो इसका आंसर 73 का हो जाएगा सी, जाइलम तंतु जो होता है जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। आगे दिया हुआ 174, इसमें भरना है कि रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने की वाली कोशिकाएं द्वारा दर्शाया गया है। ऑप्शन ए अंकुरण, ऑप्शन बी है परिपक्वता, ऑप्शन सी है हार्मोनल और ऑप्शन डी है मेरिस्मेटिक विकास। तो 174 का आंसर हो जाएगा डी, मेरिस्मेटिक विकास होता है। 175 है कि नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बना के बनाता है। तो पेरेन्काइमा है, स्क्लेरोकाइमा है और रक्षी कोशिकाएं हैं, क्लेरोकाइना है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी इसमें पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भी होगा। स्क्लेरोकाइमा जो होता है वह नारियल के छालों पर, जो ऊपरी छालों पर कठोर दृढ़ बनाता है, वो स्क्लेरोकाइना होता है। यह लुसेंट में भी हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे भी जाकर देख सकते हैं। दिया हुआ 176 की जाइलम में कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया है कि वाहिनिकाएं और जाइलम मृत्यु तक, वाहिकाएं और जाइलम मृत्यु तक, वाहिनिका और वाहिका, वाहिनिका और जाइलम तंतु। तो 176 का सी होगा, वाहिनिकी और वाहिका जो होता है यह परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। और 177 दिया हुआ है कि पौधों में विभोजोत्तक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और यह विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है पुनर्जन्म, ऑप्शन बी है विभेदीकरण, विभेदन और ऑप्शन सी है प्रचुरोद्भवन और ऑप्शन डी है विकास। तो इसका आंसर बी होगा, विभेदीकरण, विभेदन। आगे हम लोग देखेंगे 178 है कि एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है। एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है। ऑप्शन ए है कि पुराने जाइलम हार्टवुड में, पुरानी जड़ों में, अंतरकोशीय अंतरालों में और छाल के ऊतक में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पुराने जाइलम हार्डवुड में। आगे दिया हो कि किसी पादप में मोटी कोशिकाएं भित्ति वाली ऐसी कोशिका हमें कहाँ मिल सकती है। ये दिया हुआ है कि ऐसी जो दिया हुआ है कोशिकाएं कहाँ मिल सकती है। ऑप्शन ए है कि वह त्वचा एपिडर्मिस में, बी ऑप्शन है कि जाइलम में, सी ऑप्शन है कि विभोजोत्तक में और ऑप्शन डी दिया हुआ है कि फ्लोएम में। तो इसका आंसर डी होगा, फ्लोएम में। आगे दिया हुआ कि मृदु ऊतक पेरेन्काइमा टिश्यू पौधे में सामान्यतः पाया जाने वाला एक सरल अस्थायी ऊतक है। कुछ पौधों में इसे हरि ऊतक या वायुतक क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हरित ऊतक इनके प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। वायुतक पेरेन्काइमा जो होता है इनमें अवकाश जलीय पौधों में होते हैं और ये तैरने में उसकी सहायता करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 181 के पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अवशिष्ट उत्पाद गूंद और राल पौधों के किस भाग में संग्रहित होते हैं। तो एक बार देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दिया है कि पत्तियों में, ऑप्शन बी कोशिकाओं की रसधानियों में और सी ऑप्शन दिया है कि पुराने जाइलम में और ऑप्शन डी दिया है कि फलों में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुराने जाइलम में। आगे निम्नांकित चित्र पौधों में फ्लोएम ऊतक की एक काट को दर्शाती है। कौन सा निम्नांकित छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ए होगा, ए यानी कि जो बी है, ये जो बी है ये वाला, यह जो है परिवहन में सहायक का दर्शाता है। और आगे बढ़ते हैं 183 का, इनमें से कौन सा जाइलम एक घटक नहीं है, जाइलम का घटक नहीं है। वाहिका सही, ऑप्शन ए दिया है वाहिका, ऑप्शन बी दिया है वाहिनिका और सी सहचर कोशिका और डी दिया हुआ मृदुतक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सहचर कोशिका जो होती है यह घटक नहीं है। दिया हुआ है 184 की भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं। जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है संग्रहण के लिए। ठीक, जाइलम तंतु, वाहिनिकी, वाहिका, पेरेन्काइमा। तो 84 का आंसर हो जाएगा डी होगा, पेरेन्काइमा।
ठीक है, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम के कौन सा कोशिका उत्तरदायी है? तो पेरेन्काइमा है। आगे दिया हुआ है कि 185 की पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में ये कौन सा कथन गलत है? अवशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम के राल रेजिन और गोंद के रूप में संचित हो सकते हैं। ऑप्शन बी दिया है प्रकाश संश्लेषण के अवशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं। ऑप्शन सी दिया कि अवशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रक्तिकाओं को संचित हो सकते हैं। और ऑप्शन डी है अवशिष्ट उत्पाद झड़ने वाली पत्तियों को संचित कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण के अवशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं। 186 के निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक नहीं है? पशु उत्तक नहीं है। मेरिस्मेटिक उत्तक, त्वची उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक। तो 186 का आंसर हो जाएगा ये होगा मेरिस्मेटिक उत्तक जो होता है पशु का उत्तक नहीं है। दिया हुआ है कि किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधों के शीर्ष भागों तक जल परिवहन करता है? स्थूल कोण उत्तक, फ्लोएम उत्तक, मृदु उत्तक और जाइलम उत्तक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी होगा। जाइलम उत्तक जो होता है पौधों में शीर्ष भागों में जल का परिवहन करता है, जल और खनिज का। 188 है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज परिवहन को सक्षम करता है? देखिए, पानी और खनिज परिवहन को सक्षम करता है तो यह होता है जड़। जाइलम जो होता है ना, तो जाइलम हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर सी होगा। 189 के मृदु उत्तक और स्थूल उत्तक, इनमें से कौन उत्तकों के प्रकार है? संवहन उत्तक, यांत्रिक उत्तक, सरल उत्तक, अस्थायी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 189 का सी, सरल अस्थायी होता है। मृदु उत्तक और स्थूल उत्तक जो होता है असरल अस्थायी के प्रकार है। 190 है कि पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पादप उत्तकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन दिया है कि जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है। तो ये तो सही है। जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है, ये भी सही है। फ्लोएम जो होता है भोजन की पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ये भी ठीक है। जाइलम के सामग्री दोनों दिशाओं को स्थानांतरित हो सकती है। तो इसका आंसर 90 का होगा वो डी होगा कि यह ऐसा आकार करता है। जो जाइलम होता है जल और खनिज को, याद रखिए जाइलम जो इसको दारू भी बोलते हैं, दारू नाम है दारू, ठीक है। तो जाइलम जो होता है खनिज और जल को किसी भी पेड़ के ऊपरी भाग में पहुंचाता है और फ्लोएम जो होता है वह खनिज भोजन को पूरे अन्य भाग में पहुंचाता है। यह हुआ कि 191 के उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। देखिए, संवहन पुल बनाते हैं, संवहन मतलब क्या है? तो संवहन जाइलम को और फ्लोएम को बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जाइलम और फ्लोएम होता है। आगे 192 के निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक युग्म ये दो संवहनी रहता है, संवहनी बंडल का गठन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 192 का हो जाएगा बी। आगे हम लोग देखेंगे फ्लोएम, यहाँ भरना है कि फ्लोएम के अतिरिक्त निम्न में से अन्य सभी से मिलकर बना है। जो फ्लोएम किससे अन्य मिलकर बना है? तो चलनी वाहिकाएं, फ्लोएम वाहिकाएं, सहकोशिकाएं और फ्लोएम तंतु। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्लोएम वाहिका से। आगे 194 कि कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? दिया हुआ है कि उत्तक माने इसमें से अस्थायी उत्तक है जो कठोर और मजबूत बनाता है। कोलेरकाइमा, स्क्लेरकाइमा, पेरेन्काइमा, एरेन्काइमा। तो इसका आंसर 94 का हो जाएगा बी, स्क्लेरकाइना होता है, वह पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। 195 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का वाह त्वचा का कार्य नहीं है? पौधों को संरक्षित रखना, रोमों की सहायता से वायु की स्थिति रोधन परत तैयार करना, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना और प्रकाश संश्लेषण पौधों का वाह त्वचा का कार्य नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश संश्लेषण करना, जो वायु त्वचा का कार्य नहीं है। आगे 196 है कि अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार क्रिया अपनाने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन, एकीकरण, विरचन और खटीकरण। तो 196 का आंसर हो जाएगा ई, विभेदन। आगे हम लोग देखेंगे 197 है कि इसमें से यहाँ पे जो खाली स्थान इसको भरना है कि कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये होगा स्थूल कोण उत्तक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कालेनकाइमा बोलते हैं। आगे दिया हुआ है पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? जाइलम, स्क्लेरकाइना, कोलेनकाइमा और फ्लोएम। तो लचीलापन जो दिया हुआ है किसके कारण होता है? तो 198 का आंसर हो जाएगा
टी होगा कोलेन काइमा। आगे 199 है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक को कोशिका जीवित होती है, लंबी और कोनों को नियमित रूप से स्थूल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी होगा कोलेन काइमा। आगे कोलेन काइमा ऊतक की कोशिकाएं इसमें से कोनों की मोटी होती है। तो देखिए पेक्टिन व काइटिन, सुवेरिन और सेलुलोज और पेक्टिन, लिग्निन और कटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 का सी होगा सेलुलोज और पेक्टिन होता है। 201 है, यहाँ पे भरना है ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर नियमित रूप से मोटी होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कोलेन काइमा होगा। आगे ट्यूब कोशिकाएं मुख्य रूप से इनमें से किसके संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन पानी के पत्ते में पानी, मानव शरीर में भोजन, पौधों में भोजन और पौधों से सूर्य के प्रकाश। तो सीव जो ट्यूब होता है याद रखिएगा, ट्यूब किसके लिए होता है। तो इसका आंसर सी होगा पौधों में भोजन के लिए मुख्य रूप से संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। 203 है कि 203 यहाँ पे भरना है कि जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती हैं। तो इसका आंसर 203 का ए हो जाएगा लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी हो जाती हैं। 204 है कि यहाँ पे भरना है कि के कारण स्क्लेरोकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है, पेक्टिन, लिग्निन, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लिग्निन के कारण स्क्लेरोकाइमा कोशिकाओं की दीवारें मोटी होती हैं, लिग्निन के कारण। 205 है निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों को शीर्ष पर पाया जाता है। शीर्ष विभजक पेरेन्काइमा, स्क्लेरोकाइमा, पार्श्व विभजक तो जो होता है शीर्ष जड़ों और तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो शीर्ष विभजक होगा। देखिए विभजक दो मतलब यह 3 प्रकार के होते हैं। विभजक जो होता है तो की ठीक है ना, यह होता है 3 प्रकार का। एक होता है शीर्ष, ठीक है, दूसरा होता है पार्श्व, बीच वाला पार्श्व, और ये होता है अंतर्वेशी, ठीक है। तो यह पूछ रहा है कि जड़ों और तनों के शीर्ष भाग में, तो शीर्ष भाग के लिए ए होगा, 205 का ए होगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। सरल अस्थायी ऊतक नहीं है जीवितक, जाइलम, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा। तो इसका आंसर 206 का हो जाएगा, बी होगा जाइलम। यह जो सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, जाइलम जो होता है, जाइलम और फ्लोएम जो होता है, यह अस्थायी और जटिल ऊतक होता है। दिया हुआ है यहाँ पे भरना कि जटिल अस्थायी ऊतक है, जटिल। तो फ्लोएम जो होता है जटिल अस्थायी ऊतक होता है। तो 207 का आंसर हो जाएगा ई। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो जाइलम होगा। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है तो ये ध्यान रहे। सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है, सामान्य ऊतक नहीं है, तो इसका सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है, ये देखिए नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा, जाइलम जो होगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, तो ये जाइलम है। देखिए ये सब बार बार पूछा गया क्वेश्चन है तो याद रहे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एरेन्काइमा। तो 211 का आंसर हो जाएगा ई, जाइलम। यह जो मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। पौधों के उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों में पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है। तो जाइलम होता है। और फ्लोएम जो होता है मतलब कि भोजन सभी टहनियों पर ले जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 213 की कौन सा पौधों में कौन सा ऊतक पानी के संवहन करता है। तो ये होता है जाइलम। तो 213 का आंसर हो जाएगा बी। आगे 214 है कि इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों में पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है। तो जल का परिचालन जाइलम होता है। तो इसका आंसर 214 का डी होगा। निम्नलिखित में से कौन पौधों के जल के वहन के लिए होता है। तो जाइलम होता है। देखिए किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है तो याद रहे कि जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे निम्नलिखित में से दिया हुआ है कि कौन सा ऊतक अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो 216 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरेन्काइमा। ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। 217 है कि पौधों के तनों के छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति और उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन सा ऊतक पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, लैटर मेरिस्मेटिक ऊतक होता है। 218 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों में खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है, खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। ग्राउंड टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, कैम्ब्रियम। तो 218 का आंसर हो जाएगा बी, जाइलम जो होता है यह खाद्य पदार्थ
माने खनिज पदार्थ और जल का जड़ों से पहुंचाता है पूरे टहनियों में। 219 है कि उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती हैं। स्थूल कोण उत्तक, मृदुक उत्तक और विभेदक उत्तक और दृढ़ उत्तक। तो 219 का आंसर हो जाएगा सी होगा, विभेदक उत्तक होता है। आगे अस्थायी उत्तक अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। स्क्लेरकाइमा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, मेरिस्मेटिक विभेदक। तो कह रहा है कि अस्थायी उत्तक के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो किसको? तो 220 का आंसर हो जाएगा डी, मेरिस्मेटिक। आगे मेरिस्मेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं, तब ये बनते हैं क्या? ऑप्शन ए दिया है कि अस्थायी उत्तक, ऑप्शन बी है सहयोगी तंतु, ऑप्शन बी है छलनी की नलिकाएं, छलनी नली की कोशिका और आरबीसी। तो 221 का आंसर हो जाएगा ए, अस्थायी उत्तक। आगे दिया हुआ है कि यहाँ पर भरना है इसको कि उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का उत्पादन करता है। तो 222 का आंसर हो जाएगा सी, विभेदक या मेरिस्मेटिक। आगे रूट टिप और शूट टिप। रूट टिप और शूट टिप का कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 223 का डी होगा, विभेदक उत्तक होता है। रूट टिप और शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो यह विभेदक उत्तक है। अंतर्वेशी विभेदक पाए जाते हैं, अंतर्वेशी विभेदक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है कि वर्धनी तनों के ऊपरी हिस्सों में, वर्धनी जड़ों के हिस्सों में, ऊपरी हिस्सों में और पत्तियों के तल में और वर्धनी पत्तों के ऊपरी हिस्सों में। तो अंतर्वेशी होता है, इसका नाम से ही पता चला कि अंतर्वेशी होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 23 का डी होगा। नहीं 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 24 है ना, 24 का आंसर हो जाएगा सी, ये गलत हो गया। 24 का सी होगा, पत्तियों के तल में। आगे इसमें दिया हुआ कि कौन सा, मतलब कौन से कारण जड़ और तने घेरे में वृद्धि होती है? पेरेन्काइमा, पार्श्व विभेदक, अंतर्वेशी विभेदक, शीर्ष विभेदक। देखिए यह जो होता है ना, विभेदक के प्रकार होते हैं तीनों, ठीक है। तो यह कह रहा है कि जड़ और तने के घेरे में वृद्धि होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, पार्श्व जो होता है विभेदक होता है। आगे एक पौधों के तने और जड़ से घेरा किस कारण से बनता है? तो 226 का आंसर हो जाएगा ए, लेटरल मेरिस्मेटिक होता है। जड़े, तने और जड़ के घेरा के कारण तो कलरी विभेदक, पार्श्व लेटरल विभेदक, शीर्ष एपिकल विभेदक और मध्यस्थित इंटरकैलरी विभेदक। तो 227 का आंसर हो जाएगा बी, पार्श्व, ठीक। आगे 228 है कि अग्रस्त शीर्षक मेरिस्मेटम ये शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है। तना और जड़े, शाखा और जड़े, पत्ता और जड़, फिर जड़। तो 128 का आंसर हो जाएगा ए, तना और जड़े। 229 है कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि इसमें से होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी होगा, बी, सी और डी होगा, यानी कि ये अंतर्वेदी विभेदक और सिर विभेदक होता है, प्राथमिक वृद्धि में होती है। आगे दिया है एरियोलर उत्तक अंगों की, ये स्थान भरता है, अंगों को सहारा देता है, उत्तकों की मरम्मत करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 230 का आंसर हो जाएगा ए, अंदर के, यानी इस स्थान, खाली स्थान पे अंदर के और यह आंतरिक भागों अंगों को सहायक देता है। 231 के निम्नलिखित में से कौन से पौधे में उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? उत्तक कोशिका के विभाजन में सक्षम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विभेदक। निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तकों को में कोशिका मृत होती है? तो 232 का सी हो जाएगा, स्क्लेरकाइमा होता है। 233 है कि उत्तक मृतक कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है, पेरेन्काइमा, एरेन्काइमा, स्क्लेरकाइमा, कोलेनकाइमा। तो इसका आंसर सी होगा, स्क्लेरकाइमा होता है। नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? नारियल की छाल किस उत्तक के द्वारा होता है? तो एक बार पूछा गया क्वेश्चन है इससे पहले वाले में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्क्लेरकाइमा होता है। आगे किस प्रकार का उत्तक नारियल की भूसी बनता है? नारियल का भूसी बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 235 का सी होगा, स्क्लेरकाइमा फाइबर जो होता है नारियल की भूसी बनाता है। और इसमें दिया है कि यहाँ पे भरना है कि उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन में होता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा, 236 का स्क्लेरकाइमा होता है। यहाँ पे भी भरना है, कोशिका में मृत होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दृढ़ उत्तक जो होता है, दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं। निम्नलिखित में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो इसका आंसर सी होगा, स्क्लेरकाइमा जो होता है, कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। 239 है कि वनस्पति उत्तक का परिपक्वता का जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है।
नहीं करता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 239 का? सी होगा, दृढ़ उत्तक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। 240 की साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं। साधारण अस्थायी उत्तकों में 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो यह है सी होगा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरोकाइमा होता है। दिया हुआ है कि 241 किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, जटिल उत्तक। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन, केवल पेक्टिन, मुरेन और काइटिन का। तो इसका आंसर ए होगा, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। पौधों के फ्लोएम का कार्य क्या है? पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? खाद्यों का प्रवाह, तनों को सहारा प्रदान करना, खनिजों का संचरण, जल का प्रवाह। तो फ्लोएम जो होता है वह क्या करता है? तो यह करता है, ये खाद्यों का प्रवाह करता है। दिया हुआ है 244 के कौन पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है? कौन? पैरेन्काइमा, फ्लोएम, कालेन्काइमा, जाइलम। तो सभी भागों में भोजन पहुंचाता है कौन? तो 244 का आंसर हो जाएगा बी होगा, फ्लोएम। आगे, पौधा में फ्लोएम परिवहन के लिए उत्तरदायी है भोजन, ऑक्सीजन, पानी, खनिज। तो 245 का आंसर हो जाएगा ए, भोजन। आगे 246 है, इसमें भरना है कि में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो इसका आंसर 246 का बी होगा, पैरेन्काइमा होता है। आगे 247 में मतलब इसमें कौन सी कोशिका ढीला पैक किया जाता है? ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो इसका आंसर 247 का आंसर हो जाएगा ई, मृदुतक होता है। 248 का आंसर हो जाएगा ए, पैरेन्काइमा के पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। 249 है कि अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए यह डी ऑप्शन होगा कि कोशिकाएं माने पैरेन्काइमा की कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती हैं। 250 है, 250 है कि यहाँ पे भरना है और बताना है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, विभेदक मेरिस्मेटिक उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें घने कोशिका उत्तक, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिकाएं रस भित्ति हैं और मुख्य नाभिक और कम रक्तिकाएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कोशिका के विभाजन में सक्षम है, तो इसका आंसर बी होगा, विभेदक होता है। आगे, विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो इसका क्या होगा? तो इसका होगा डी, मेरिस्मेटिक होता है। आगे 253 है कि पादप उत्तक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पादप उत्तक कौन कौन से होते हैं? अस्थायी उत्तक, जटिल उत्तक, विभेदक और सरल अस्थायी उत्तक। तो इसका आंसर हो जाएगा सरल और अस्थायी उत्तक होता है। तो 53 का हो जाएगा सी, विभेदक और अस्थायी उत्तक होते हैं। आगे 254 के निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है अस्थायी उत्तक का? तो यह होता है अस्थायी उत्तक, बी होगा, जाइलम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे, निम्न में से कौन सा जाइलम प्रकार नहीं है? जाइलम का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो 255 का आंसर हो जाएगा, जाइलम का प्रकार नहीं है, तो बी होगा, ट्यूब जो होता है जाइलम का प्रकार नहीं है। ठीक। आगे, कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री में परिवहन में मदद करता है? तो 256 का आंसर हो जाएगा ए, फ्लोएम जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण के हिस्सों में सामग्री में मदद करता है। दृढ़ उत्तक बना हुआ किससे? तो ये दृढ़ उत्तक किससे बना हुआ है? तो 257 का आंसर हो जाएगा बी, निर्जीव कोशिका से बना होता है। दृढ़ उत्तक जो होता है निर्जीव कोशिका से बना होता है। 258 के रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में एक मोटी मोमी परत होती है। मोटी मोमी परत होती है, तो किसका होता है? तो 158 का 258 का बी होगा, क्यूटीन का एक मोटी मोमी परत होती है। 249 है कि वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तकों को क्या कहा जाता है? तो 259 का आंसर हो जाएगा बी, संवहनी उत्तक। आगे, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है, तो 260 का आंसर हो जाएगा सी, वल्क। आगे, तो यह इतना था, हम लोग इसको पादप उत्तक पढ़ लिए। जो भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, PYQ था, ठीक है, NTPC में, JEE में, रेलवे ग्रुप डी में और